नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ और हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अक्सर उस टॉपिक को स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिना पढ़े छोड़ देते हैं कि सर ये समझ में तो आना नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। चाहे भारत का वर्गीकरण हो, चाहे राजस्थान का वर्गीकरण हो, चाहे विश्व का थारनथवेट का जलवायु वर्गीकरण हो। यहां आपको नाम दिख रहा होगा थारनथवेट। थारनथवेट का जलवायु वर्गीकरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है, कॉपेन से भी 100 गुना इजी है। एक बात। दूसरी बात, छोड़ के भारत और राजस्थान को कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कभी भी यह सवाल नहीं पूछा गया है कि यह जलवायु विश्व में पाई कहां जाती है। केवल यही सवाल बनते हैं कि थारनथवेट का जलवायु वर्गीकरण कब दिया, किस पर आधारित है, उसका आधार क्या था, और इन्होंने वर्षण प्रभावितता के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा, तापीय दक्षता के आधार पर कितने भागों में बांटा, और या फिर आपको दे देंगे जैसे कोई भी जलवायु वर्गीकरण BA-D जलवायु का अर्थ क्या है। ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। 99.9% इसका इंडेक्स आता है। जैसे कोई भी आ गया, मान लो BA-R, इसका मतलब क्या होगा, DA-W, इसका मतलब क्या होगा। ऐसे सवाल आपके आते हैं और आप केवल उनको इसलिए छोड़ देते हो कि आपका इनका पता नहीं होता। आप अपना समय निकाल के आधा घंटा मुझे दो और आपको आज ये टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आएगा। कहीं किंतु परंतु नहीं है, कोई रट्टा नहीं, कोई रटने की बात नहीं। पूरी साइंटिफिक तरीके से आपको एक एक बात क्रम वाइज में बताने वाला हूं। बस आपके पास आधे घंटे का समय होना चाहिए मुझे सुनने के लिए। उसके बाद आप कहीं पर भी थारनथवेट का नाम आएगा वहां आप आंसर सही करोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ नीरू, नमस्ते भाई। तो शुरू करें। ओके, सबसे पहले थारनथवेट है कौन, तो आपको पता होना चाहिए CW थारनथवेट अमेरिका के क्या थे, आपको याद रहना चाहिए ऋतु वैज्ञानिक थे। भूगोलवेता नहीं था, वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। इसलिए इसने टोटल जो बातें की वो साइंटिफिक बातें की। आप ये भी कह सकते हो वैसे तो जलवायु वेता या ऋतु वैज्ञानिक थे, ऋतु वैज्ञानिक थे। अभी आपको पता भी चलेगा ये वैज्ञानिक था। विज्ञान साइंटिस्ट जो होता है वो सिस्टम की बात करेगा, व्यवहार की बात बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये भी व्यवहारिक बात बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम सिस्टम की बात करेंगे। कहेंगे 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, तो 16 को भी 2 से गुणा करोगे तो डबल ही होगा। अब ऐसा भूगोल में लागू नहीं होता है, ऐसा पवनों के साथ, मौसम के साथ लागू नहीं होता है, लेकिन ये इस बात को अप्लाई करेंगे। हाँ, इन्होंने, ये बहुत बार सवाल आया, इन्होंने 1931 में उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया। यहां जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के बच्चे होते हैं, UGC नेट के बच्चे होते हैं, वो यहां एक गलती कर देते हैं कि सवाल आता है थारनथवेट ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण कब दिया, और ऑप्शन होते हैं 1931, 1933, 1938, 1954, और आप लोग उत्तर कराते हो सर 1931। नहीं बेटा, भूल के भी गलती मत करना। 1931 में इनका जो जलवायु वर्गीकरण था वो उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण था। इन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण नहीं दिया था, अभी भी नहीं दिया है, आपके सामने अभी नहीं दिया है। ओके, अब हम अगली बात पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा 1933 में सर्वप्रथम इन्होंने विश्व का
जलवायु वर्गीकरण दिया। देखो मैंने तो स्पष्ट लिखा है, और अभी भी आप कोई और गलती करते हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल तो आप ही रहोगे भाई। इन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण कब दिया? 1933 में। पहली बार इन्होंने अपना वर्गीकरण 1931 में दिया था, लेकिन वो उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण था। और बड़ी बात ध्यान से सुने, इन्होंने भी वनस्पति को जलवायु का सूचक माना। सूचक का मतलब इंडेक्स। इन्होंने कहा कि आपको कहीं किसी स्थान पे ले जाया जाए और वहां की वनस्पति दिखाई जाए, तो आप वनस्पति देख के भी ये बता सकते हो कि वहां तापमान कितना है और वर्षा कितनी होती है। तो आप वहां की जलवायु का अनुमान लगा सकते हो सिर्फ वनस्पति देख के। तो वनस्पति जलवायु का सूचक है। 1948 में इन्होंने अपने वर्गीकरण में, ये नहीं, एक थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। इन्होंने अपना संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। संशोधित वर्गीकरण का मतलब होता है दोबारा से इन्होंने वर्गीकरण किया, संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सही बात है भी, मतलब पूरा चेंज करके इन्होंने अपना वर्गीकरण दे दिया। यहां तक की बातों में आपको 3 बात याद रखनी है। थारनथवेट कौन थे? अमेरिका के जलवायु वैज्ञानिक या ऋतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना पहला वर्गीकरण कब दिया? 1931 में। किसका दिया? उत्तरी अमेरिका का। विश्व का कब दिया? 1933 में। और इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार किसका माना? सूचक किसको माना? वनस्पति को। और इन्होंने अपना संशोधित वर्गीकरण कब दिया? 1948 में। अब मैं आपको 2 वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, 1933 का वर्गीकरण और 1948 का वर्गीकरण। अब देखिए आप, पहली बात हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1933 का वर्गीकरण। हाँ, 1933 का वर्गीकरण। 1933 का वर्गीकरण। जिन बच्चों की थोड़ा सा नेट का इशू रहता है, वो लोग कम क्वालिटी करके देखते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है जब पेन बारीक होता है तो। लेकिन आप भाई परिस्थिति अनुसार चेंज कर लिया करो। इन्होंने अब इस वर्गीकरण में इन्होंने माना कि वनस्पति जलवायु की सूचक है। पहले वाले वर्गीकरण में इन्होंने माना कि वनस्पति जो है वो जलवायु की सूचक है, इंडेक्स है, तथा वनस्पति पर तापमान, वनस्पति पर तापमान तथा वर्षा का पर्याप्त प्रभाव होता है। एक ये बात आपको समझ में आई कि वनस्पति जो होती है उसके ऊपर तापमान और वर्षा का पर्याप्त प्रभाव होता है। यानी आप किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को देख के ये बता सकते हो कि वहां तापमान और वर्षा की क्या स्थिति है। ओके, इन्होंने अपने वर्गीकरण में दो आधार माने। सवाल आ जाए थारनथवेट का 1933 का वर्गीकरण
किसको आधार मानकर दिया गया? तो आपका उत्तर आएगा वर्षण प्रभावितता। एक तो वर्षण प्रभावितता, इसको बोलते हैं प्रीसिपिटेशन इफेक्टनेस, इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हो, इफेक्टिवनेस, उसका प्रभाव कितना होता है। और एक आपके तापीय दक्षता, दक्षता। तो जो बच्चे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके भारत और राजस्थान में थारनथवेट का जलवायु वर्गीकरण आता है, वो यहां से इस बात को याद रखेंगे कि थारनथवेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्षण प्रभावितता तथा तापीय दक्षता। सर ये वर्षण प्रभावितता होती क्या है? बेटा आप थोड़ा सा धैर्य रखें, एक एक बात क्लियर होती चलेंगी आपकी। हाँ, तो मैं आपको पहले बताता हूं वर्षण प्रभावितता क्या होता है। मैंने कहा ना, आप आराम से सुनिए, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। वर्षण प्रभावितता, इसमें केवल आपको इससे तात्पर्य वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति के विकास में सहायक है। जो पानी बह के चला गया उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। इससे तात्पर्य वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति के विकास में सहायक है। जो वनस्पति के विकास में सहायक है, विकास में काम आता है। जो वनस्पति के विकास में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, काम आता है। केवल वर्षा की वह मात्रा जिससे वनस्पति का विकास होता है, केवल उसको। ओके, वर्षण प्रभावितता का सूचकांक निकालेंगे। सूचकांक, वर्षण प्रभावितता का सूचकांक कैसे निकालेंगे? कुल मासिक वर्षा, आपके एक महीने में कितनी वर्षा हुई, कुल मासिक वर्षा। उस वर्षा में से आप कुल वाष्पीकरण निकाल दो। कुल मासिक वाष्पीकरण, मासिक बेटा वाष्पीकरण। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए बताता हूं, यह शब्द वर्षण प्रभावितता का मतलब वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति के विकास में सहायक है, जो वनस्पति की जड़ों में जाके वनस्पति को डेवलप कर रही है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? जितनी वर्षा हो रही है और उस स्थान से जितना पानी भाप बन के उड़ गया उससे भाग दे दो। ये आपका क्या कहलाता है? पी ई सूचकांक। पी का मतलब प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन यानी वर्षण। वर्षण, सर ये वर्षण और वर्षा में क्या फर्क होता है? बेटा एक शब्द होता है वर्षा, वर्षा का मतलब होता है रेनफॉल, केवल जल वृष्टि, जल वृष्टि, जल की बारिश। और एक होता है वर्षण, वर्षण में आपके जल वृष्टि भी आएगी, जल की वर्षा भी आएगी, सहिम वृष्टि भी आएगी। सहिम वृष्टि, अभी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। सहिम वृष्टि का मतलब होता है बर्फ के टुकड़े। ओलावृष्टि भी आएगी, आपकी ओलावृष्टि भी आएगी, और हिमपात भी आएगी। हिमपात मतलब वर्षण का मतलब होता है पानी किसी भी रूप में धरातल पे आ रहा है, वो आपका वर्षण होता है। तो प्रीसिपिटेशन और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब पानी भाप बन के उड़ गया, इसलिए इसको केवल ये वर्षण प्रभावितता, ये इंग्लिश का नाम है, ये हिंदी का नाम है, पीई सूचकांक या अनुपात। अच्छा, ये अनुपात कहेंगे हम इसको, सूचकांक नहीं कहेंगे, अनुपात कहेंगे।
पीई अनुपात। समझ में आई बात? वर्षा की केवल वह मात्रा जो वनस्पति के विकास में सहायक वर्षण प्रभाविता कहलाती है। अब आप क्या करोगे, 12 महीनों के पीई अनुपात का योग पीई सूचकांक कहलाता है। ठीक है जी। कुल मासिक वर्षा को कुल वाष्पीकरण से भाग देके हम क्या निकालेंगे, पीई अनुपात, और पीई अनुपात का योग जो होगा वो पीई सूचकांक कहलाएगा। अब आप ध्यान रखें, बड़ी काम की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पीई सूचकांक के आधार पर थारनथवेट ने विश्व को 5 आर्द्रता मंडलों में 5 आर्द्रता मंडलों में बांटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, और यहां से शुरू हो जाता है आपका इंडेक्स। ठीक है भी। अब ये 5 जो आर्द्रता मंडल थे, ये कौन से थे, ये आपको पता होना चाहिए। हम इसको क्रम संख्या आर्द्रता मंडल, फिर हम देख लेंगे इसमें वनस्पति, और फिर हम देख लेंगे पीई सूचकांक। इसके आधार पे आपके पूरे विश्व को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया है। पांच भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5। तर का मतलब होता है वेट, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा, इससे कम वर्षा आर्द्र से कम वर्षा होगी उसको क्या कहेंगे, उपार्द्र से कम वर्षा होगी उसको क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क, और इससे कम वर्षा होगी उसको क्या कहेंगे, शुष्क। ठीक बात है सर, ये तो बहुत आसान था। हाँ, तो कहां दिक्कत थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आपको एक बात और हमें करनी थी, उसको हमने छोड़ दिया, तो एक बार मिटाना पड़ेगा। जो काम की बात थी वो तो रहेगी। हाँ, जो काम की बात थी वो तो हमारी रहेगी। और काम की बात क्या थी इसमें, काम की बात थी संकेत। थारनथवेट ने इनके लिए संकेत का क्या उपयोग किए, संकेत ए बी सी डी और ए। अब आपको यह पता होना चाहिए इस बी का मतलब क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना बी ए डैश आर, जलवायु का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इस बी का क्या मतलब है, ए डैश का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। पेपर में आना ही ये है बस, और कुछ आना ही नहीं है। अब आपकी वनस्पति और फिर आपकी पीई सूची, पेपर में तो कभी नहीं आया पीई सूची, पीई सूचकांक, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना 127 से अबो, ये सबसे ऊपर वाला 127 से ऊपर होता है, और नीचे वाले को हम याद कर लेंगे 16 से कम। फिर देखो 16 से 32 होता है तो 31, 32 से 64 होता है तो 63, 64 से 128 होता है तो 127, 127 और 127 से ऊपर, ये आ गया। अब वनस्पति देखो आप, इसमें कौन से में क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा बारिश होगी वहां मिलेंगे सदाबहार वन, जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं वर्षा वन। ठीक है, यहां वन, ठीक है सर, वन भी हम जानते हैं क्या होता है।
फिर और कम बारिश होगी तो घास के मैदान, घास के मैदान। और कम बारिश होती तो उसको हम कहते हैं स्टेपी। स्टेपी भी घास के मैदान होते हैं, लेकिन इनमें वनस्पति नहीं होती, वृक्ष नहीं होते। और फिर आपका होता है मरुस्थल, डेजर्ट। मरुस्थल का मतलब एक्चुअली होता है कि वहां वनस्पति है ही नहीं। अब आपको केवल इतना पता होना चाहिए, ए का मतलब तर, बी का मतलब आर्द्र, सी का मतलब उपार्द्र, डी का मतलब अर्ध शुष्क और ई का मतलब शुष्क। क्या इतना पता चल सकता है? अब इसका मतलब होता है आर्द्र, आर्द्र। इसका मतलब होता है बेटा उच्च तापीय। अभी आपको पता चल जाएगा उच्च तापीय। इसका मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। केवल ये नाम लिखना आता है, देख लो आप। अब आपको कोई समस्या है क्या? है क्या? पीई सूचकांक के आधार पर थारनथवेट ने 5 आर्द्रता मंडलों में बांटा। अब आपको आंख बंद करके भी पता चलेगा क्या? ए का मतलब तर, बी का मतलब आर्द्र, सी का मतलब उपार्द्र, डी का मतलब क्या होगा? अर्ध शुष्क और ई का मतलब शुष्क। बस आगे वाले दोनों कोई काम नहीं आने, ये तो केवल आपको इसलिए बताएं कि थोड़ा आपको पता रहे। हाँ, अब देखिए मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर थारनथवेट ने 4 प्रकार बताए। थारनथवेट ने कहा कि ये जो आर्द्रता मंडल हैं, इनमें किस मौसम में वर्षा होगी, इसके आधार पे चार प्रकार होंगे। और इन्होंने कहा कि पहला होगा आर का मतलब वर्ष भर वर्षा। आर का मतलब ये थारनथवेट ने बताया, आपको पता होना चाहिए, वर्ष भर वर्षा। दूसरा वही एस, समर कौन सी होती है? बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आर्ट्स के, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हम लोग, तो हमें लगता है एस शीत ऋतु ना। एस का मतलब समर का मतलब ग्रीष्म काल। और जो होगी वो क्या रहेगी? शुष्क। जो नाम आएगा उसमें बारिश नहीं होगी। और तीसरी आपकी डब्लू का मतलब विंटर, हम लगा लेते हैं डब्लू गर्मी, डब्लू से वार्म ना। शीत ऋतु शुष्क। और आपकी 4 नंबर जो होती है वो होती है भी डी का मतलब वर्ष भर शुष्कता, के पूरी साल की बारिश नहीं होती। अब ध्यान से सुनिए आप, यहां आके आपको पता चलेगा कि थारनथवेट एक वैज्ञानिक है। थारनथवेट कह रहा है इस प्रकार आर्द्रता मंडल एवं मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर 20 नहीं भी, इसको एक बार 20 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, के आधार पर 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 4 20 प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। आप देखना आप कैसे पाई जाएगी। ये कह रहा है कि आप बताओ, देखो ये कह रहा है एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक आपका डी है और एक आपका ई है। अरे ये देखो ये रहा ए बी सी डी आर्द्रता मंडल। ये कह रहा है कि इस आर्द्रता मंडल में ए में वर्ष भर वर्षा होती तो ए आर, बी में वर्ष भर वर्षा होती तो बी आर, सी में वर्ष भर वर्षा होती तो सी आर, डी में होती है डी आर, ई में होती तो ई आर। क्या ऐसा हो सकता है? शुष्क वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, मतलब ही नहीं है, वैज्ञानिक है लेकिन ये कह रहा है भाई 2 से गुणा करोगे तो दुगना ही बनेगा। अब कह रहा है ए में ऐसा क्षेत्र भी तो हो सकता है जहां ग्रीष्म काल शुष्क रहे, बी में भी तो ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां ग्रीष्म काल शुष्क रहे,
सी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, ई में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब। फिर ये कह रहा है ए में ऐसा भी तो हो सकता है शीतकाल शुष्क हो, बी में शीतकाल शुष्क हो, सी में शीतकाल शुष्क हो, डी में शीतकाल शुष्क हो, और ई में भी तो शीतकाल शुष्क हो सकता है। फिर इसने कहा ए में भी तो ऐसा हो सकता है वर्ष भरी बारिश नहीं हो। अब इसको कौन समझाए थार्नथवेट साहब को कि साहब जब तर जलवायु होगी तो वर्ष भर वर्षा नहीं होगी, तो फिर तर कैसे होगी? आप कह रहे हो पूरी साल बारिश की बूंद ही नहीं पड़ती, ऊपर से कह रहे हो तर जलवायु है, दोनों काम कैसे होंगे? लेकिन ये कह रहा नहीं हो सकती है, कहीं खोज लेंगे हम। हाँ, फिर ये कह रहा है बी डी भी हो सकती है, सी डी भी हो सकती है, डी डी भी हो सकती है, और ई डी भी हो सकता है। अब ई डी 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 तो हो जाए, लेकिन ए डी कैसे हो जाएगी? और इस प्रकार इन्होंने विश्व में आर्द्रता मंडल और मौसमी वर्षा के आधार पे 20 प्रकार की जलवायु बता दी। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने क्या बता दी? वर्षण प्रभाविता एवं मौसमी वर्षा के आधार पर 20 प्रकार की जलवायु बताई। अब जिस बच्चे को केवल इतनी बात भी पता हो तो भी काम निकल जाता है। और अब तो और भी आसान है, आप देखना। पहले ये बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इतनी आ गई तो ये मानो आपको 80% समझ में आ गया। कमेंट के बड़े ढीले रहते हैं हमारे बच्चे। हाँ, हम चलेंगे अगली बात पे, और हमारी बात आएगी 2 नंबर किसकी? तापीय दक्षता। तापीय दक्षता, इसको हम कहते हैं थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी में क्या होगा? वही बात, तापमान की वह मात्रा जो वनस्पति के विकास में सहायक है, जो वनस्पति के विकास में सहायक है, तापीय दक्षता कहलाती है। ठीक है जी, दक्षता कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तापीय दक्षता कैसे निकालेंगे? तापीय दक्षता इसको बोलेंगे टी ई रेशियो या अनुपात। तो वही बात है, टेम्परेचर और एफिशिएंसी का रेशियो। इसको निकालने का तरीका होता है T-32/4। जो भी टेम्परेचर है उसमें से 32 घटा के और 4 से भाग दे दो। तापीय दक्षता सूचकांक कैसे तैयार करेंगे पूरी साल का? तो इसके लिए एक सूत्र होता है आपका सिग्मा 12, और ये सेम आगे वाला यही T-32/4। ये तो सूत्र है ही है। अब इसके आधार पे आपका निकल जाएगा। हाँ, अब ध्यान से सुने, तापीय दक्षता के आधार पर थारनथवेट ने विश्व में 6 प्रदेश बताए। थारनथवेट ने कहा कि विश्व में 6 प्रदेश मिलते तापीय दक्षता के आधार पे। और अब आप देखो ये 6 प्रदेश कौन से थे। अच्छा, हम किधर भी लिख ले, जैसे मान लो
यही लिख देते हैं, आगे फिर कोई और यूज ले लेंगे। हाँ, सबसे पहले हम क्रम संख्या को ले लेंगे, SR सीरियल नंबर। नंबर 2 हम ले लेंगे तापमंडल, भाई कौन सा तापमंडल है वो ले लेंगे। फिर हम ले लेंगे संकेत, संकेत ही तो खेल है पूरा, संकेत की तो बात है। और फिर TE सूचकांक। अब इसमें तो आपको पहले नंबर पे 6 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा जी, अब आप सुनो, कुछ भी नहीं है, आप इसको कह सकते हो उष्ण कटिबंध, या आप इसको कह सकते हो उच्च तापीय, उच्च तापीय। आप इसको उच्च तापीय कह सकते हो, उष्ण कटिबंध कह सकते हो, एक ही बात है। फिर तापमान थोड़ा कम होगा तो उसको आप कहोगे मध्य तापीय, भाई तापमान कम हो गया। और तापमान कम होगा तो क्या कहोगे बताओ, सूक्ष्म तापीय, माइक्रो टेम्परेचर वाला भाग आ जाएगा, और कम हो गया। अब सर इससे कम और हो जाए तो बेटा हमें पता ही है टैगा, कल कोपेन वाले में हमने कहा ये टैगा, टैगा। और कम हो जाए तो टुंड्रा, टुंड्रा भी हमने कहा है। और कम हो जाए तो हिमाच्छादित, सही बात है। जहां आपको पता है 0 TE सूचकांक रहेगा वहां क्या होगा, हिमाच्छादित। 1 से 15 होगा वहां उल्टा चलो उत्तरी ध्रुव से टुंड्रा। 16 से 31 रहेगा वहां टैगा। 32 से 63 रहेगा वहां सूक्ष्म तापीय। 64 से 127 रहेगा वहां मध्य तापीय। और 127 से ऊपर आएगा वहां आपका उष्ण कटिबंधीय या उच्च तापीय। सर ये बात तो आ गई समझ में, तो कुछ भी नहीं है, उच्च ताप, मध्य ताप, सूक्ष्म ताप, टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित, ये तो हमें पता ही है। ध्रुवों की ओर जाएंगे बर्फ जमेगी, उससे थोड़े टुंड्रा आएगा, फिर टैगा आएगा, फिर और तापमान बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब इसके इंडेक्स क्या होंगे बेटा, इसका इंडेक्स होगा A, B, C, D, E और F। तो सर ये तो सेम फिर वर्षा में भी थे ही, ये तो आर्द्रता मंडल में भी थे ही। थारनथवेट को भी इस बात का पता था, तो थारनथवेट ने कहा इनके ऊपर डैश लगा दो, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। इनके ऊपर क्या लगा दो, डैश लगा दो। A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश लगा दी साहब। हाँ, तो बात बन गई। अब थारनथवेट ने कहा वर्षण प्रभावितता तथा मौसमी वर्षा वाली प्रत्येक जलवायु को तापमान के आधार पर 6 वर्गों में बांटेंगे। ठीक कह रहा है। इसने कहा कि आप बताओ, वो तो केवल वर्षा के आधार पे प्रकार थे, तापमान तो था ही नहीं। ठीक कहा अभी। तो फिर इन्होंने कहा उन 20 को प्रत्येक को 6 से बांट दो, प्रत्येक को 6 में बांट दो। तो इन्होंने कहा कि फिर ये कितने प्रकार की हो जाएगी, 120 प्रकार की। और इस प्रकार 1933 के जलवायु वर्गीकरण में थारनथवेट ने विश्व में 120 प्रकार की जलवायु बताई। कितनी जलवायु बताई, 120 प्रकार की। लेकिन इसमें से केवल
32 प्रकार की जलवायु धरातल पर मिलती है, धरातल पर मिलती है। जब ढूंढने लगे तो केवल 32 प्रकार की मिली, बाकी की मिली ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? अब ये क्या कह रहा है, अब आपको इतना पता होना चाहिए, तापमान आप कैसे लिखते हो? किसी स्थान का तापमान आप कैसे लिखोगे? 40 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर डैश आएगा ना, तो डैश वाला निशान तापमान का है। उच्च तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टैकेट, टुंड्रा, हिमाच्छादित, तो सबको याद रह जाएगा, बस डैश वाला निशान तापमान का है। और वर्षा कैसे लिखोगे? वर्षा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर क्या ये आएगा? नहीं आएगा, इसके ऊपर क्या कुछ नहीं आएगा, 40 सेंटीमीटर। बिना डैश वाला निशान इसका है और डैश वाला इसका है। इतनी बात पकड़ में आ गई, और वर्षा के आधार पे 4 प्रकार है, तो बात बन जाएगी। अब आप 120 प्रकार की जलवायु देख लो कैसे बनेगी एक बार। तो इन्होंने कहा ए, बी, सी, डी और ई, ये जो जलवायु हैं इनको मौसमी वर्षा के आधार पे कितने भागों में बांटेंगे? 4 में। 4 में बांट ही दिया था हमने, 4 में बांट दिया था। कैसे? इन्होंने कहा सबके साथ आर आएगा, ए आर, अरे आएगा कि नहीं आएगा? ए आर, बी आर, सी आर, डी आर, ई आर। ए के साथ ए एस, बी एस, सी एस, डी एस, ई एस, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, ए डी, बी डी, सी डी, डी डी, ई डी। अब इन्होंने कहा ये तो केवल मौसमी वर्षा और वर्षण प्रभाविता के आधार पे है। अब इन सब के साथ इन्होंने कहा तापमान वाला और लगा दो, ए डैश, 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 ए डैश। अब इन्होंने कहा ऐसे आप ये 20 गुणा 6 120 बन जाएंगी ये। लेकिन इस 120 में से 32 प्रकार की जलवायु धरातल पे मिलेगी, बाकी मिलेगी नहीं, बाकी पॉसिबल नहीं है। आप बताओ पॉसिबल कैसे होगी? ये डी कैसे लगेगा बताओ? मतलब ही नहीं है, कैसे लगेगा? ई के साथ आर कैसे लगेगा बताओ? जब शुष्क रहता है और पूरी साल बारिश होती है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। और इस प्रकार पहले वर्गीकरण में 32 प्रकार की जलवायु बनी, वो आप लोगों को मैं लिख रहा हूं, आप कमेंट लिखो, ए डैश आर, दूसरी ए बी डैश आर हो सकती है, तीसरी ए सी डैश आर हो सकती है, चौथी ये तो मेरे को तो पता है ना कौन सी होती है, आप बताओ, बी ए डैश डब्ल्यू, पांचवी देखो कौन सी होगी? पांचवी होगी आपकी बी ए डैश आर भी हो जाएगी, आर। छठी देखो कौन सी होगी? छठी होगी बी बी डैश आर। सर कैसे पता चलेगा कौन सी होगी? आपको क्यों पता करना है? आपको जरूरत ही नहीं है, आपको तो इसका नाम लिखना आना चाहिए, जो मैंने लिखा इसका नाम लिखने आना चाहिए, लिख दो बस, एग्जाम में इतना ही आना है, और आपका इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 7 नंबर पे बी बी डैश डब्ल्यू, 8 नंबर पे बी बी डैश एस, नाम लिखता जाना है आपको ये। 9 नंबर पे इसके आगे नाम लिख दो, 9 नंबर पे सी
ए डैश आर, 10 नंबर पे बी सी डैश एस, 11 नंबर पे सी ए डैश डी, 12 नंबर पे आ जाएगी आपकी सी बी डैश आर। ये ऐसे आपकी कितने प्रकार की बनेगी ना, वो सब आपको बतानी है। और लास्ट में आपकी जैसे बन जाएगी 27 नंबर को ले लेता हूं मैं, लास्ट की हो, ई ए डैश डी, 28 नंबर का नाम हो जाएगा और ई बी डैश डी। ये बेटा सोच सोच के लिखने पड़ते हैं। 29 नंबर पे हो जाएगा ई सी डैश डी, 30 नंबर पे हो जाएगा डी डैश, डी डैश भी तो चलो ही हो सकती है, डी डैश। 31 नंबर पे हो जाएगी ई डैश, 32 नंबर पे हो जाएगी एफ डैश, क्योंकि यहां तापमान नाम की कोई प्रभाव ही नहीं रहता। अब कॉमन बातें हैं, एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा, सतत हिमाच्छादित, कंटिन्यूअस आइस कैप हो जाएगी, आइस कैप पूरी साल बर्फ से ढकी रहेगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, टुंड्रा तुल्य, इसमें केवल तापमान का प्रभाव होता है, वर्षा का कुछ होता ही नहीं है। ये क्या हो जाएगी, टैगा तुल्य। चलो आप बताओ, आपके कमेंट आगे आने थे उतने, बस इतने ही आते हैं तुम्हारे कमेंट, क्योंकि आप लोग ज्यादा जोर लगाना तो चाहते ही नहीं हो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। ए डैश का मतलब उष्ण कटिबंधीय, ए का मतलब तर, और आर का मतलब वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। बताओ कहां दिक्कत थी। अब सर इतना नाम लिखे कौन, बेटा लिखना तो पड़ेगा ही। अब देखो लिखना तो चाहिए। इसमें आ गया बी डैश, बी डैश का मतलब क्या होता है, बी डैश का मतलब तापमान में होता है मध्य तापीय, इसका मतलब तर, और इसका मतलब वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। इसमें आ जाओ सी डैश, सी डैश का मतलब सूक्ष्म तापीय, ए डैश तर वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, सेम ही है। अब आपके आ गया ए डैश, ए डैश का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय, और बी का मतलब हो गया, ए का मतलब तर, बी का मतलब आर्द्र, डब्ल्यू का मतलब शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क वाली जलवायु। पेपर में इतनी बात आएगी, ये लिखा आएगा, ये लिखना है वर्ड में तो, और इंडिया और राजस्थान में आपका मतलब समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। दिक्कत कहां है, इस पे आ जाओ। उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, और बी का मतलब आर्द्र, और आर का मतलब वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। मैं तो भाई मेरे घर से तो कुछ भी नहीं लाया, अकेला ही आया था, और ये सब बातें आपको यहीं से बता रहा हूं। अब बी डैश आ गया, बताओ बी डैश का मतलब क्या होता है, मध्य तापीय, और बी का मतलब आर्द्र वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। और अब आपके आ गया बी डैश, बी डैश का मतलब मध्य तापीय, बी का मतलब आर्द्र, और डब्ल्यू का मतलब शीतकाल शुष्क वाली जलवायु। बेटा मैं तो 32 के 32 भी लिख देता, लेकिन उसकी सेंस क्या है, सेंस तो कुछ है ही नहीं, तो आप सेंस के अकॉर्डिंग बताओ। बी डैश, तो यह आ गया मध्य तापीय, बी का मतलब आर्द्र
और इसका मतलब ग्रीष्म काल शुष्क। ग्रीष्म काल शुष्क कल भी आई थी, ग्रीष्म काल शुष्क वाली जलवायु, शीतकाल में वर्षा होगी, याद हो तो भूमध्य सागरीय तुल्य, भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु थी। कल वाली बात को पकड़ देना चाहिए था इतनी देर में तो। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश उष्ण कटिबंधीय। अब आ जाओ, ये क्या है, बिना डैश वाला किसका है, आर्द्रता का, ए तर, बी आर्द्र, सी उपार्द्र। उपार्द्र वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, आर है तो वर्ष भर वर्षा, सी डैश आ गया, ए बी सी उच्च तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय। तो ये तो आ गया सूक्ष्म तापीय, सूक्ष्म तापीय। बी का मतलब ए बी का मतलब आर्द्र, आर्द्र। एस का मतलब समर, समर कौन सी होती है, ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल शुष्क। हाँ, ए डैश का मतलब उच्च तापीय, उच्च तापीय या उष्ण कटिबंधीय। सी का मतलब उपार्द्र, उपार्द्र उच्च तापीय उपार्द्र। डी का मतलब वर्ष भर शुष्कता। अब इतनी देर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो बी डैश का मतलब मध्य तापीय। सी का मतलब तर आर्द्र उपार्द्र, उपार्द्र वर्ष भर वर्षा। एक आध कोई रिपीट भी हो गया होगा, कोई गारंटी नहीं है। ए डैश में क्या आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। ई का मतलब ए तर, बी आर्द्र, सी उपार्द्र, डी अर्ध शुष्क और ई शुष्क। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वर्ष भर शुष्कता, कहीं कोई प्रॉब्लम नाम की चीज ही नहीं है। भाई एक फोन आ गया था छोटा सा। ओके, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वर्ष भर शुष्कता। अब इसमें बी डैश में आ जाओ, उष्ण कटिबंध के बाद बी डैश आ गया तो मध्य तापीय। ई का मतलब शुष्क वर्ष भर शुष्कता। सी डैश सूक्ष्म तापीय, सूक्ष्म तापीय। ई का मतलब शुष्क वर्ष भर शुष्कता वाली जलवायु। ये मैंने आपको भाई 31-32 प्रकार थे जो लिखने सिखाए। अब आपको कितना समझ में आया, क्या आया नहीं आया, ये तो भाई आप कोई कमेंट वेंट करते तब तो मुझे समझ में आती बात, नहीं तो नहीं समझ में आती। आप बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो, कमेंट वमेंट सब सही है, सबको समझ में आ रहा है, कह तो रहे। अब हम बात करेंगे 1948 का वर्गीकरण। ठीक है साहब, थारनथवेट ने
1948 में अपने वर्गीकरण को पुनः संशोधित किया। आप ये कह सकते हो कि पूरा बदल दिया, पुनः संशोधित किया। इन्होंने पूरा बदलाव ही कर दिया इसमें। और क्या किया उसको देखिए आप। काम की बात आपके लिए ये है, काम की बात आपकी ये है, इंपोर्टेंट की पावर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। इस वाले 1948 के वर्गीकरण से सवाल आएगा तो यही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। इस बार वनस्पति को आधार न मानकर, वनस्पति को आधार न मानकर किसको आधार माना? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन को। संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन को आधार माना, को आधार माना, जो कि क्या था? जो कि तापीय दक्षता। तो सर ये तो पहले वाले में भी थी। हां थी, तापीय दक्षता तथा ये नई बात आ गई, जल हानि का सूचक, जल हानि का सूचक था, जल हानि का सूचक था, जल हानि का सूचक था। संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन को आधार माना। अब सर ये होती क्या है? चलो ये भी बताएंगे भाई। ये आपकी संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन क्या था? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन क्या था? जल की वह मात्रा जो, ध्यान से सुना, ध्यान से, जल की वह मात्रा जो वनस्पति द्वारा वायुमंडल को प्रदान की जाती है। पूरी बात बदल गई। पूरी बात यह बदल गई कि जल की वह मात्रा जो वनस्पति वायुमंडल को देती है वाष्प बना के वाष्पीकरण के द्वारा, उसका नाम है आपका संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। एक बात और ध्यान से सुनेंगे, इसमें और क्या शामिल था? मृदा एवं पौधों के संयुक्त, मतलब दोनों मृदा तथा पौधों के संयुक्त वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। भाई मुझे तो लगा है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब आपको कितनी आई वो तो आपको पता। आई क्या?
इसमें ज्यादा मेरा पढ़ाने का विचार है नहीं, बस इससे आगे परीक्षा में आता नहीं है। एक चीज और आ जाती है, संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के लिए निम्न 4 सूचकांकों का प्रयोग किया। मतलब ये संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कैसे निकाला गया, तो इसमें एक तो था आपका आर्द्रता सूचकांक, आर्द्रता सूचकांक। एक आपका काम लिया गया तापीय दक्षता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक जो आप पहले से जानते हो। एक आपके काम लिया गया इसमें शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक, शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक, इसमें एक से ज्यादा लिखा गया, शुष्कता, शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक। और 4 नंबर पे जो था वो था संभाव्य वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन सांद्रण सूचकांक। अभी मैं आपको बातें तो और भी बताने को तैयार हूं, लेकिन आपको ये बातें सब समझ में आएंगी नहीं। अच्छा, एक बात यहां और लिख दो, नोट, यदि सही आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो थारनथवेट का वर्गीकरण, तो थारनथवेट का वर्गीकरण सबसे सटीक जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करेगा। ये कह रहा है कि यदि ये डाटा उपलब्ध हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाटा उपलब्ध होते नहीं है। मैं भी यही बात कह रहा हूं, डाटा उपलब्ध नहीं होते। बताओ और कोई समस्यात्मक बात है तो आप बताओ। बताओ भी।